नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग के इस पूरे सफ़र पर थोड़ी गहराई से बातचीत करेंगे। हमारे पास एक लेख है, मशीन लर्निंग का विकास, मूल से गहन शिक्षा तक। और हमारा मकसद ये समझना है कि मशीन लर्निंग कैसे बिल्कुल साधारण नियमों से शुरू होकर आज डीप लर्निंग और शायद उससे भी आगे तक पहुंच गया है, और कैसे इसने टेक्नोलॉजी और हमारी दुनिया को बदला है। तो मशीन लर्निंग ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक हिस्सा है ना। इसका जो मूल आइडिया है वो तो यही है कि कंप्यूटर डेटा से सीखे और फिर उस सीख के आधार पर कोई फैसला लें या भविष्यवाणी करें। चलिए इस सफर को थोड़ा और खोलकर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये यात्रा, जैसा आपने कहा, ये कोई नई नहीं है। ये तो समझ लीजिए 20वीं सदी के मध्य से शुरू होती है, जब पहली बार ये आइडिया आया था। शुरुआत में जो तरीके थे, जो एल्गोरिदम्स थे, वो काफ़ी सीधे-साधे थे। अच्छा, जैसे वो थे ना लीनियर रिग्रेशन, जिसका इस्तेमाल शायद लगातार बदलने वाले नतीजों का अंदाजा लगाने में होता था। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी था, जो हाँ या ना वाले जवाब देता था। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और वो डिसीजन ट्रीज भी थे, जो एक पेड़ जैसा कुछ बनाकर फैसला करते थे। तो क्या ये सब नींव थे एक तरह से? बिल्कुल, एकदम। इन्होंने ही नींव रखी। ये शुरुआती बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। फिर देखिए, 80 और 90 के दशक में एक तरह का शिफ्ट आया, जब न्यूरल नेटवर्क में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। यस। ये जो न्यूरल नेटवर्क हैं, ये असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से ही प्रेरित थे। अच्छा। दिमाग से। हाँ। पहले परसेप्ट्रॉन जैसे सरल नेटवर्क बने, और फिर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यानी एमएलपीज आए। NLPs। इनसे क्या हुआ कि कंप्यूटर अब ज्यादा जटिल, वो जो नॉन लीनियर पैटर्न होते ना, हाँ। उनको भी समझ पाने लायक बने। हाँ, नॉन लिनियर। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे प्रकृति या बायोलॉजी से प्रेरणा लेके टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। ये तो वाकई कमाल की बात है कि दिमाग से प्रेरणा ली गई। हम्म। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? क्या और भी पावरफुल तरीके आए? हाँ, हाँ, बिल्कुल। इसके बाद सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी एसवीएम्स और एन्सेम्बल मेथड जैसे और बेहतर और परिष्कृत मॉडल आए। एसवीएम्स खास तौर पर तब बहुत काम के साबित हुए जब डेटा में बहुत सारे आयाम हों, मतलब हाई डायमेंशनल स्पेस। हम्म। वर्गीकरण के लिए ये बहुत अच्छे थे। हम्म। और एन्सेम्बल मेथड्स, जैसे वो रैंडम फॉरेस्ट हैं या ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीनें हैं। हाँ, सुने हैं नाम। हाँ, तो ये क्या करते हैं कि कई छोटे-छोटे मॉडलों को मिला देते हैं। उससे नतीजा ज़्यादा सटीक आता है। ये कुछ वैसा है जैसे मान लीजिए किसी एक एक्सपर्ट से पूछने के बजाय आप कई एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हो। अच्छा, टीम वर्क जैसा कुछ। ये तो समझ आता है। लेकिन फिर 2000 के दशक की शुरुआत में डीप लर्निंग का दौर आया। कहते हैं इसने सब कुछ बदल दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या खास था इसमें? सही कहा आपने। डीप लर्निंग का उदय हुआ, और इसके पीछे दो बड़ी वजह थी। एक तो हमारे पास अचानक बहुत सारा डेटा आ गया, बिग डेटा जिसे कहते हैं। और दूसरी वजह थी कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। हाँ, ये तो है। इन दोनों चीज़ों ने मिलकर डीप लर्निंग को संभव बनाया, और इसी से निकले कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी CNNs। इन्होंने तो इमेज प्रोसेसिंग, मतलब तस्वीरों को पहचानने और समझने के तरीके में क्रांति ही ला दी। अच्छा, जैसे? आप सोचिए, आज कंप्यूटर तस्वीरों में चीज़ों को, चेहरों को लगभग इंसानों जितनी सटीकता से पहचान सकते हैं। ये CNNs की वजह से हैं। ये नेटवर्क तस्वीर के छोटे-छोटे हिस्सों को, जैसे किनारे, कोने, पैटर्न, उनको पहचानते हुए पूरी तस्वीर का मतलब समझते हैं। अच्छा, तो ये वही टेक्नोलॉजी है जो आजकल फोन में फेस अनलॉक या मेडिकल स्कैन समझने में मदद करती है। हाँ, हाँ, काफ़ी हद तक वही है। और इसी तरह रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी RNN सामने आए। ये भाषा समझने या फिर कोई भी ऐसा डेटा जो समय के साथ बदलता है, जैसे स्टॉक मार्केट का डेटा, उसको समझने में माहिर हैं। अच्छा। इनकी खासियत यह है कि ये पिछली जानकारी को याद रख सकते हैं, जो भाषा जैसी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों का मतलब उनके क्रम पर निर्भर करता है। हाँ, बिल्कुल। यहीं आकर तो बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। डीप लर्निंग ने तो कमाल ही कर दिया है। जैसे वो अल्फा गो वाला किस्सा। एक मशीन ने गो जैसे जटिल खेल में दुनिया के चैंपियन को हरा दिया। कुछ साल पहले तक तो ये कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ खेलों तक ही नहीं रहा। आज हम देख रहे हैं आवाज पहचानने वाली तकनीक कितनी बेहतर हो गई है। सिरी, एलेक्सा, या फिर वो सेल्फ ड्राइविंग कारें जो बन रही हैं। और मेडिकल फील्ड में भी बीमारियों का जल्दी पता लगाने में, है ना? बिल्कुल सही। इन सब में डीप लर्निंग का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
अब हम डीप लर्निंग से भी आगे देख रहे हैं। एक फील्ड है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये क्या है? इसमें क्या होता है कि एजेंट यानी मशीन अपने आसपास के माहौल से इंटरैक्ट करके सीखता है। वो कोशिश करता है, गलती करता है और फिर उस गलती से सीखता है कि क्या करने से बेहतर नतीजा मिलेगा। अच्छा, जैसे हम सीखते हैं बचपन में ट्रायल एंड एरर से। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये रोबोटिक्स में या गेम्स बनाने में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जहां मशीन को खुद ही सबसे अच्छा तरीका खोजना होता है। वाह, यानी मशीनें अब खुद प्रयोग करके सीख रही हैं। ये तो एक और बड़ा कदम लगता है। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही एक और रोमांचक चीज हो रही है, जेनरेटिव मॉडल्स, जैसे गैन्स हैं। जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स। हाँ, इनके बारे में भी सुना है थोड़ा। और VAEs हैं, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। ये मॉडल नई चीजें बना सकते हैं। मतलब ये असली दिखने वाली तस्वीरें बना सकते हैं, संगीत बना सकते हैं, यहाँ तक कि टेक्स्ट लिख सकते हैं जो इंसानों के लिखे जैसा लगे। क्या बात है, यानी AI अब क्रिएटिव भी हो रहा है। एक तरह से हाँ, ये कंटेंट बनाने में या जैसे हमारे पास कम डेटा है तो उस डेटा को बढ़ाने में नए रास्ते खोल रहे हैं। सोचिए एक AI जो नई पेंटिंग बना सके। तो ये जो पूरा सफर हमने देखा, इतने सारे बदलाव, इसका आखिर मतलब क्या है? ये सब किस दिशा में जा रहा है? देखिए, मशीन लर्निंग का ये जो पूरा विकास है, उन शुरुआती सरल नियमों से लेकर आज की डीप लर्निंग और अब इन जनरेटिव मॉडल्स तक, ये असल में इंसान की जो सीखने की, जानने की और बनाने की जो इच्छा है ना, उसी का प्रमाण है। ये तकनीक सिर्फ इंडस्ट्रीज को नहीं बदल रही, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो रिश्ता है, उसे भी एक नया आकार दे रही है। ये दिखाती है कि हम डेटा से मतलब निकालने में, उससे ज्ञान निकालने में कितने बेहतर हो गए हैं। सही कहा। मानवीय सरलता और ज्ञान की खोज का एक और उदाहरण इसमें वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? यही कि जैसे जैसे मशीनें सीखने में और अब तो नई चीजें बनाने में भी इतनी ज्यादा सक्षम होती जा रही हैं, खासकर ये जनरेटिव मॉडल्स के साथ, तो भविष्य में हम इंसानों की जो अपनी अनोखी रचनात्मकता है या हमारे जो फैसले लेने की क्षमता है, उसकी भूमिका क्या होगी, वो कैसे बदलेगी? ये वाकई गहरा सवाल है। भविष्य में इंसान और मशीन का रिश्ता कैसा होगा? हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।